नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम लोकमंच में। मैं हूं रमेश भट्ट। लोकमंच में आज बात करेंगे बाल मजदूरी के दंश को लेकर। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल श्रम निषेध और नियमन कानून 1986 के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब 14 साल तक के बच्चे को किसी भी काम पे लगाना पूर्ण तौर पर प्रतिबंधित हो जाएगा अगर ये संशोधन कानून की शक्ल लेता है। साथ ही साथ इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसमें जो सजा है उसको बढ़ाया गया है, उसको 1 साल से 2 वर्ष कर दिया गया है। अगर दोबारा वो नियोक्ता पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। साथ ही साथ इस बात का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि जो 20,000 पहले जुर्माना लगाया जाता था उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल लोकमंच में हम उठा रहे हैं कि 1986 में कानून बनने के बावजूद अगर देश में आज बड़े पैमाने पर बाल मजदूर हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है बल्कि राज्य सरकारों के पास भी यह अधिकार है कि वो उस पर कानून बना सकते हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि राज्यों ने किस तरह से इस कानून को एक मजाक बना के रख दिया है। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जो आंकड़े आज मेरे पास मौजूद हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा और आपको यह तय करना होगा कि इस देश में बाल मजदूरी को खत्म करने को लेकर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन या आप और हम सभी कितने गंभीर हैं। और एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिसके पास अच्छा खासा अनुभव है, खासकर अगर हम इस विषय की बात करें, जो ये बताने की स्थिति में होगा कि इस देश में 1986 में कानून बनने के बावजूद 2012 में अगर हम जी रहे हैं तो क्यों बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। क्या सरकारों के पास पर्याप्त धन नहीं है, गंभीरता का अभाव है, प्रतिबद्धता नहीं है? क्या राजनेताओं को नहीं लगता कि जिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, वो आज दुकानों में, वो आज माइंस में, वो चूड़ी उद्योग में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं? आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, मेरे साथ लाइव इंडिया के एडिटर जुड़ेंगे सतीश के सिंह साहब, आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर शांता सिन्हा, आप चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, आपका स्वागत है मैम। मेरे साथ जुड़ेंगे एक जाना माना चेहरा कैलाश सत्यार्थी साहब, आप कन्वीनर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतने सालों के बाद अगर आज 2012 में इस देश को 65 साल आजादी के बाद अगर यह चर्चा करनी पड़ रही है कि इस देश में बाल मजदूरी क्यों नहीं खत्म हो रही है, तो यह अपने आप में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाता है। मेरे साथ बाल अधिकारों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे आमोद कंठ साहब जुड़ेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कैलाश सत्यार्थी साहब मैं आपसे करूंगा। ये जो बदलाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, अब तक कहा यह जा रहा था ये कानून में अपने आप में बहुत ज्यादा खामियां हैं। क्या इसके बाद हम माने कि एक प्रतिबद्धता, एक गंभीरता हमें दिखाई देगी और हम ये मान लें कि अब वो दिन आएगा कि 14 साल के बच्चे कहीं काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि वो स्कूल में दिखाई देंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो मंत्रिमंडल ने लिया है और हम बहुत तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें आपने अभी कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। खासकर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है, संज्ञेय अपराध बना है, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम लेबर डिपार्टमेंट के लोगों तक ही इसको सीमित रखेंगे, अब पुलिस में भी जाएंगे, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये काफी चीजें हुई हैं, लेकिन सवाल यही है कि कोई भी कानून बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के, बगैर सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता के और सामाजिक अभियान के, बगैर एक संजीदगी के सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर रहता है। कानून को अगर हथियार बनाना है तो उस हथियार को चलाने वाले हाथ होने चाहिए और वो हाथ मजबूत करने की जरूरत है जी। ये तय है कि पुराना कानून कमजोर था, लेकिन जो कुछ वो पुराना कानून था वो भी तो ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ। आप देखें कि 1950 में हमारे संविधान ने बच्चों के लिए बहुत सारे अधिकार सुनिश्चित किए, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी 1986 तक हमें इंतजार करना पड़ा, 36 साल इंतजार करना पड़ा एक देशी कानून बनाने के लिए बाल मजदूरी के खिलाफ।
मैं और मेरे साथी 1980, 81, 82 में इसी संसद के सामने धरना प्रदर्शन करते रहे कि कानून बनाइए बाल मजदूरी के खिलाफ। और 86 में जब कानून बना तो वो बहुत ही कमजोर लचर कानून था। 87 में एक राष्ट्रीय नीति आई चाइल्ड लेबर को, इसके बाद 87 में राष्ट्रीय नीति आई, लेकिन अब उस कानून में भी सजा का प्रावधान था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। उस कानून में भी तमाम सारी बातें थी। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहूंगा कि उस कानून से बनने से लगा के अब तक करीब 13 लाख इंस्पेक्शन हुए सरकार के हिसाब से। उनमें से 50,000 से कम प्रोसिक्यूशन हुए, मतलब मुकदमे दर्ज हुए, और उन 50,000 में भी 5,000 से कम 4,700 के लगभग कन्विक्शन हुए, मतलब सजाएं हुई। और सजा के नाम पर भी कोई आदमी जेल के अंदर नहीं सड़ रहा, उसका जुर्माना देना पड़ा। जुर्माना है 50, 100, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपया। तो एक बच्चे की जिंदगी छीनने की कीमत पर, उसका बचपन और शिक्षा छीनने की कीमत पर, स्वास्थ्य को चौपट करने की कीमत पर अगर 50-100 रुपए का जुर्माना लगता रहा हो तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आमोदकंद साहब, अब बुनियादी सवाल जो कैलाश सत्यार्थी साहब ने उठाया, उनका यह कहना है कि कानून पहले भी था, यानी अब चैलेंज बनेगा अगर इस संशोधन को पारित करती है संसद। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगी, जब तक उनको सीरियसली नहीं देखा जाएगा, तब तक आप कानून में कितने ही संशोधन कर लीजिए, हालात बदलेंगे नहीं आपके। नहीं, ये बात सही है। मतलब जो चर्चा मैं सुन रहा हूं जी, और जो मेरा अपना तजुर्बा है इसके मामले में, कि एक तरफ तो लॉ इन्फोर्समेंट के दृष्टिकोण से जिसका लंबा मुझे अनुभव है, और दूसरी तरफ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रयास के माध्यम से जो पिछले 24 साल से मैं देख रहा हूं, हम लोग हजार बच्चों को अपने साथ लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ चाइल्ड लेबर से अलग करें। ऐसा मुझे लगता है कि ये कानून जो 1986 का कानून था, ये कानून लचर था, जैसा कैलाश भाई ने कहा, कमजोर कानून तो था ही। एक बहुत बड़ा कारण इसका यह था कि इस कानून को और तमाम कानूनों से नहीं जोड़ा जा रहा था। जैसे इसमें पहली बड़ी दिक्कत थी कि संज्ञान नहीं लिया जाता था। तो रिजल्ट है कि अगर आपके आसपास किसी आम आदमी के आसपास या किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास उनकी नजर में बच्चे चाइल्ड लेबर का काम कर भी रहे हैं, जैसे पूरे देश में आप हर जगह देखिए, अधिकतर घरों में बच्चे मिलते हैं जो काम करते हैं, अधिकतर दुकानों में बच्चे काम कर रहे हैं, अधिकतर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे काम कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े जो भी हों कहते हैं कि करीब 1 करोड़ 12 लाख बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में कम से कम 3-4 करोड़ बच्चे काम करते हैं। मैं इस विषय पर भी आऊंगा कि जो सरकार के आंकड़े हैं आमोदकंद साहब, वो कितने सही हैं, क्योंकि 2001 के सेंसस के मुताबिक 1 करोड़ 26 लाख बाल मजदूर सरकार बताती है। फिर हमारे सामने 2004-2005 का एनएसएस सर्वे आता है जो ये कहता है कि 90 लाख के आसपास हमारे यहाँ बाल मजदूर हैं। फिर 2009-2010 में एक और नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि वो 48-39 लाख के आसपास रह चुके। मैं आऊंगा आपके पास। सतीश के सिंह साहब, एक कानून 1986 में हम पारित करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे जो हैं उनको स्कूली शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा जीवन मिले, आखिर वो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। लेकिन 86 के बाद 2012 में हम अमेंडमेंट लेके आते हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं साहब ये अब परिपूर्ण कानून बना है, यानी अब तक कानून में ही कई फ्लॉज थे, लेकिन क्यों नहीं हम इसे दूर कर पाए सर? देखिए, हमारे यहाँ जैसा कि पहले भी ये बात चलती रही है, कानूनों का तो और दस्तावेजों का तो पहाड़ है, लेकिन जैसा कैलाश सत्यार्थी जी कह रहे थे कि उसको लागू करने के लिए जो आपकी एजेंसियां हैं, जो आपके जो सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस शिद्दत से करती है। मुझे लगता है कि जो आप आज के ज़माने में जब आपके यहाँ यूथ बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ संख्या सारी चीज़ बढ़ रही, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हो सकता है हो, ये स्टेप भी हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मतलब नए दृष्टि से मजदूरी की परिभाषा गढ़नी चाहिए। और अगर जो कानूनी एजेंसियां और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस का महकमा, पुलिस में जो कॉग्निजेबल बनाया गया है उसमें कहीं उनके और कोई एक भ्रष्टाचार की दुकान न खुल जाए या मॉल खुल जाए नए परिभाषा में। मुद्दा यह है कि जैसा आपने एजुकेशन वाली बात कही कि तो बच्चों के एजुकेशन के लिए खास तौर के आज के जॉब सिनेरियो से लेकर के जहां वोकेशनल स्टडीज की बात हो रही है, जॉब लिंकेजेस की बात हो रही है, उन बच्चों को हम तैयार तो करेंगे, तो हम एजुकेशन की दृष्टि से उनके लिए क्या कर रहे हैं, या फिर जो अभी तक छोटे छोटे मोटे तरह से आपके फाइन लगते थे या पकड़ते थे, कहीं वो उसको बड़ी विस्तार की दृष्टि से देने, कौन बच्चे काम करते हैं, गरीब के बच्चे काम करते हैं, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, ये भ्रष्टाचार की दुकान न बन जाए, बल्कि बच्चों को नए ढंग से तैयार करने के लिए उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं ये देखना ज्यादा जरूरी है। वो एजुकेशन
कैसा हो वो देखना जरूरी है। और नए परिवेश में, नए सिनेरियो में, टेक्नोलॉजी के युग में, नॉलेज इकोनॉमी के युग में हजार्डस और नॉन हजार्डस तक ही इसको सीमित करके एक और आप कहीं कानून बना करके एक कागज का पुलिंदा बना दिया, और जो हाल 86 में वही हाल 2012 में। और बुनियादी सवाल ये भी है, क्योंकि जब आपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून इस देश में लागू किया तो आप बाध्य हो चुके थे कि 6 से 14 साल तक के बच्चे स्कूल में देखे, ना कि कहीं काम करते देखे। डॉक्टर सिन्हा, इस अमेंडमेंट को लेकर जिसको मंजूरी प्रदान की है, आप क्या मानती हैं कि अब ये कानून जो है सजा बढ़ा देने से या फाइन बढ़ा देने से आपको लगता है ऑटोमेटिकली लोग डर जाएंगे और जितने बाल मजदूर हैं वो आप स्कूलों में देखेंगे? खास ऐसा हुए तो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। फिर भी ये एक बड़ा टूल है। अगर सभी बच्चों को हम उनका राइट टू एजुकेशन देना है, तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट में जो कमजोरी है उसको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चाइल्ड लेबर 1986 एक्ट में ऐसे बताता है कि 80% चिल्ड्रन काम कर सकते हैं, वो एक्ट ऐसा है कि काम करने से वो कानूनी चीज है कि वो काम करे। इट जस्टिफाइज चाइल्ड लेबर 1986 एक्ट। 80% ऑफ आवर चिल्ड्रन वो सब एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और एग्रीकल्चर लेबर को बैन नहीं किया है 1986 एक्ट। अगर वो बैन नहीं किया है तो वो बच्चे स्कूल में नहीं आ सके। सो इसीलिए अगर सभी बच्चे टोटली बैन चाइल्ड लेबर अप टू 14 अगर हुआ तो सभी बच्चों को थ्रू लॉ स्कूल में ला सकते। इसीलिए हमको लगता है कि ए लिंकिंग चाइल्ड लेबर अबॉलिशन विथ राइट टू एजुकेशन बहुत बहुत आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक एक्ट, एंड ये करना ही पड़ेगा। इवन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड, अंबेडकर ने बताया कि चाइल्ड लेबर अगर जाना है अपना देश से, राइट टू एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री स्कूल 14 इयर्स रहना ही चाहिए, एंड यू कैन नॉट हैव राइट टू एजुकेशन विद चाइल्ड लेबर। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, सभी चाइल्ड लेबर को अबॉलिश किया है इस कैबिनेट अप्रूवल में। 1996 में, अगर मैं सही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में बकायदा स्टेट और सेंट्रल को डायरेक्शंस दी गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, बकायदा उनके रिहैबिलिटेशन का काम किया जाए, उनको स्कूल में भेजा जाए और एक ऐसा फंड बनाया जाए ताकि जिन लोगों ने इनको, जो नियोक्ता है जिन्होंने इनको इस कामों में लगा रखा, उनको फाइन लगा के इस कोष को मेंटेन किया जाए। बट लेट मी टेल यू, 1986 जब ये आई मीन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट की 1996 सुप्रीम कोर्ट की आदेश दिया था, इट वाज बेस्ड ऑन चाइल्ड लेबर लॉ। चाइल्ड लेबर तो ये पूरी आदेश वाज ओनली फॉर चिल्ड्रन इन हैजर्डस इंडस्ट्री, राइट? तो नॉन हैजर्डस इंडस्ट्री चिल्ड्रन को तो नहीं निकाल पाते। आपने कहा कि अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लगेगा इन केस अगर ये अमेंडमेंट आता, जैसा कि हमें विश्वास है। आपने कहा ये हिस्टोरिकल कदम उठाया सरकार ने। कैलाश सत्यार्थी साहब, अब हमारा ये हमेशा मानना है, जब आपको सही मायने में मर्ज नहीं मालूम है, आपको यही नहीं मालूम कि आंकड़े कितने हैं, क्योंकि सरकार का आंकड़ा कहता है अब केवल 48 लाख बचे हैं, अगर हम 2009 और 2010 के एनएसएसओ के सर्वे को माने। क्या 48 लाख बाल मजदूर हैं इस देश में? नहीं, ये तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपने जो पहले कहा, 2 साल पहले अगर 1.25 लाख थे और अब सिर्फ 2001 में 1.25 करोड़ 2000 हाँ 1.25 करोड़ थे, अब एक तिहाई हो गए उनके, 48 लाख हो गए, लगभग एक तिहाई हो गए। तो ये करीब करीब 70-80 लाख जो बाल मजदूर मुक्त हुए, वो किस प्रक्रिया से मुक्त हुए, उनके मालिकों को क्या सजा हुई, उनके पुनर्वास का क्या हुआ, उनकी शिक्षा का क्या हुआ, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयारी सरकार की नहीं है। कैसे छूटे वो बच्चे, निकले कैसे, अपने कैसे, कहां गए, मालिकों ने अपने आंकड़े कहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक बड़ा भारी धर्मादा अभियान चला हो, धर्म गुरुओं से प्रेरित होकर लोगों ने बच्चों को निकाल दिया। मैं आपको राज्यवार चाइल्ड लेबर की स्टेटस क्या है, ये आंकड़े जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन आवर में जो दिए हैं पार्लियामेंट में, जिनको हम बड़ा क्रेडिबल आंकड़ा मानते हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। और ये अपने आप ये आंकड़े इस बात की गवाही देंगे कि साहब ये स्टेट ने इन कानूनों को किस तरह से मजाक बना के रख दिया। स्टेट सीरियस नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां सबसे ज्यादा बाल मजदूर पाए जाते हैं, वहां चंद बच्चों का पुनर्वास होता है, चंद प्रोसिक्यूशंस होते हैं, और आपने कहा कि सजा कितनों को मिलती है, ये जग जाहिर है। सर,
सत्यार्थी साहब। जी, तो देखिए, एक तो सजा की बात है, पुनर्वास की बात है, शिक्षा से जुड़ी बात है, लेकिन एक चीज और आप देखें कि जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वो बच्चे भी कहीं ना कहीं बाल मजदूरी कर रहे हैं। वो बच्चे अपने घर में बैठ के और कंप्यूटर पे नहीं खेल रहे हैं मध्यवर्गीय बच्चों की तरह। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कानूनी तौर पर सजा नहीं देंगे लोगों को तो ये भय भी पैदा नहीं होगा और वो कानून लागू करने की जो बात है वो अधूरी रह जाएगी, जो कि इस सारे मामले में रही है। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पुनर्वास का जो पूरा का पूरा सवाल है कि जो सरकार की नीति और कार्यक्रम है पुनर्वास के नाम पर, नेशनल चाइल्ड लेबर एनसीएलपी, वो एनसीएलपी भी एक बड़ी भरी फ्लॉप स्कीम है। वो उसका कोई लाभ बहुत ज्यादा बच्चों मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आपकी आमोद खान साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक तो ये आंकड़े को लेकर जो कहीं ना कहीं एक पेशोपेश की स्थिति है हमारे सामने की, आखिर सही आंकड़ा क्या है, एक विश्वसनीय आंकड़ा क्या है, क्योंकि आंकड़ा विश्वसनीय होगा तो आपकी नीति सही दिशा की ओर बढ़ेगी। अगर आंकड़े पे विश्वसनीयता कम हो जाएगी तो आप कितनी ले आइए, जैसे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में सत्यार्थी साहब कह रहे थे, और वैसे भी ये केवल 266 जिलों में लागू है, तकरीबन 20 राज्यों के 266 जिलों में, और कितना बजट इसके लिए एलोकेट हो पाता है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा तो मैं चर्चा करूंगा इन्हीं मुद्दों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमोद खान साहब, ये जो आंकड़े को लेकर एक पेशोपेश की स्थिति है, कि आप भी इस बात को मानते हैं कि वाकई इस देश में 48-39 लाख बाल मजदूर हैं और बाकी जितने सरकार 2001 के सेंसस के मुताबिक कहती है उनको रिहैबिलिटेट कर दिया गया है? देखिए, बहुत बेतुकी बात है, इस पे कोई विश्वास नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में तो पूरा अविश्वास है इस बात को लेकर के, लेकिन इसमें मैं दो विषयों की चर्चा करना चाहूँगा। एक तो आंकड़ों की बात जहाँ तक है, देखिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी अगर आप ये पता करें कि इस एज ग्रुप में यानी 14 साल तक के उम्र तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर आप उनका पता कर लें, और हम मान के चलते हैं कि वो तमाम बच्चे, अधिकतर बच्चे जो स्कूल, लेकिन मैं आपको बताऊं सरकार का अब ये कहना है तकरीबन 100% एनरोलमेंट है। नहीं 80 कहते हैं, अगर प्राइमरी अब तो 100 होने लगे, 97%। एक नोटिस बात पर कहना चाहूंगा, इसको पहले एनरोलमेंट पे देखिए उनका, देखिए ड्रॉप आउट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ड्रॉप आउट तो अपने आप में फैक्टर है, लेकिन ड्रॉप आउट का चर्चा कब होती है, ज्यादातर एनरोलमेंट। पहले आंकड़ों की बात हम थोड़ा सा फैसला कर लें, थोड़ा एक व्यू हम ले लें, क्योंकि इससे आवश्यकता हो रही है तमाम स्कीम बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए, इस पूरे का अंजाम करने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए एक जरूरत पड़ती है कि हम जाने के बच्चे हैं कौन, वो तमाम बच्चे कौन है जो चाइल्ड लेबर हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक कुछ वर्ष पहले तक कहा जाता था कि 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं देश में, 35 मिलियन जो बच्चे, दे आर इन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको की सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। वैसे अगर आप ये देख लें कि पूरे देश में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14 साल तक या 18 साल तक, और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इस उम्र में, वो तमाम बच्चे जो बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम 4-5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, चूंकि स्कूलों के फहरिस्त में, उनके लिस्ट में उनका नाम कहीं शुमार नहीं है, तो वो तमाम बच्चे कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग सिस्टम से अगर आप पता करने की कोशिश करें तो भारतवर्ष में कम से कम 3 से 4 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो कि चाइल्ड लेबर हैं। आप बेशक 48 लाख उनको कह दें, ये इसका फैसला किसी न किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो जुड़ी हुई बात है जो मैं बताना चाहूंगा, दूसरी बात वो ये है कि जब तक कि आप ये फैसला ना करें कि वो तमाम बच्चे कौन हैं जो काम करते हैं, जिनको काम से अलग करना है, तब तक ना तो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे कानून की स्थिति, एक और जो दिक्कत पेश आ रही थी वो ये थी कि चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और दूसरे अलग कानून है, वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। एक फायदा इसका ये होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी 18 साल तक चाइल्ड वर्कर को, स्ट्रीट एंड वर्किंग चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, और अब चूंकि वो भी कॉग्निजेबल है और ये भी कॉग्निजेबल है, तो ये दोनों का संज्ञान लिया जा सकता है, इकट्ठे संज्ञान लिया जा सकता है। पुलिस पिक्चर में आएगी। हमारे दोस्त सतीश साहब ने कहा कि पुलिस क्या करेगी क्या नहीं, कहना मुश्किल है। बात भी सही है कि हो सकता है कि इसको लेकर मिसयूज भी हो, लेकिन कम से कम एक स्थिति पैदा होती है कि वो तमाम बच्चे जो काम करते हुए नजर आते हैं उनके बारे में एक्शन लिया जा सकता है, एनफोर्समेंट किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कदम ऐतिहासिक है,
लेकिन आपको इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो मशीनरी है उस पर कहीं ना कहीं जोर डालना होगा ताकि हमारे सामने रिजल्ट निकल। एक स्कीम की बात है कि स्कीम होना चाहिए। अभी कैलाश भाई कह रहे थे नेशनल चाइल्ड लेबर स्कीम के बारे में, एनसीएलपी। भारतवर्ष में इस पूरे के पूरे तंत्र कानून को लागू करने के लिए बस एक ही स्कीम है। उस स्कीम की आपने भी चर्चा की, उसमें सिर्फ 6 लाख बच्चे कवर्ड होते हैं पूरे साल में। नेशनल चाइल्ड अगर अगर आप 6 लाख ही तो है, 6 लाख बच्चे कवर्ड होते हैं। बिल्कुल। एक तरफ 6 लाख, दूसरी तरफ अगर सरकारी आंकड़ों को ही मान ले, हाल के आंकड़ों को जिसका कोई विश्वास हम मानते हैं, 1 लाख करोड़ अगर होते हैं तो कहां बनती है बात? लेकिन और एक दिलचस्प, मैं आऊंगा उन आंकड़ों में। देखिए मेरे पास वो आंकड़े, ये एक बड़ी अपने आप में एक दिलचस्प गाथा होगी इस कार्यक्रम की कि सरकार कह रही है कि 2001 से अब तक हम 1,26,000 करोड़ से लेके 1,26,00,000 से लेके अब तक हम 48 लाख पे आ गए हैं। लेकिन आपका जो आंकड़ा कहता है 1988 से अब तक केवल आप 8,95,529 लोगों को रिहैबिलिट कर पाए हैं। मुक्ति करे। बिल्कुल, और कहीं रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी बच्चे कहां चले गए? तो ये अपने आप में ही आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आऊंगा सत्यार्थी साहब, सतीश के सिंह साहब, यानी ये आंकड़ेबाजी में भी अगर जाए, क्योंकि आपने देखा संसद में आंकड़ेबाजी का एक अपना अलग एक स्तर होता है। जितने ज्यादा आंकड़े उतनी अच्छी डिबेट, जितने अच्छे आंकड़े उतने बड़े आप महारथी बतलाए जाते हैं। लेकिन जब हमें यही नहीं मालूम, एक विश्वसनीय आंकड़ा ही हमारे पास नहीं है, जैसा कि हमारे एक्टिविस्ट जो जमीन पे काम करते हैं, जो बेहतर जानते हैं, तो हम किस तरह की नीति बनाएंगे? और नीति बनाएंगे तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम के ऊपर? जब नियत ठीक रहती है उसी पर निर्भर करता है कि उस चीज की नियति क्या होगी। उधर से कहा जा रहा था कि ये ऐतिहासिक मौका है। जब ऐतिहासिक मौका हमारे यहाँ बहुत सारे आए हैं, लेकिन जब विल पावर नहीं रहता और आंकड़े झूठे रहते हैं या अपर्याप्त रहते हैं तो इतिहास ही बनकर रह जाता है। पहली चीज जो मेरे बुनियादी सवाल हैं इसमें यह है कि जो आज शिक्षा दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। अगर आप कॉम्पनसेशन पुनर्वास की बात करेंगे, आज जो भारत में सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि पहले एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था, अधिकतर ये होता था। आज के जमाने में क्या हो रहा है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सब कमा रहा है परिवार के अंदर। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है बच्चा, उसके माँ परिवार वाले जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये कुछ करा के कुछ कमा के ले आएगा। उसके पुनर्वास के लिए, उसके कॉम्पनसेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? यानी मैं आपके पॉइंट को समझूं कि जब तक आप गरीबी पे प्रहार नहीं करेंगे, जी, मिड डे मील जैसा, मेरे को आप बोलने दीजिए, मिड डे मील जैसा काम हुआ, सकारात्मक काम, तो बच्चे स्कूल आने लगे, कहा कि खाना भी मिल जाता था, पैसा भी बच जाता था, स्कूल में पढ़ाई भी मिल जाती थी। तो ये एक सकारात्मक है। इस नियमावली के तहत जो कानून प्रस्तावित है उसके तहत आप उन फैमिलीज को जो जबरन ढकेले जाते हैं चाइल्ड लेबर में, उनके लिए आप क्या दे रहे हो, ये बहुत निर्भर करेगा इस चीज पे। और मुझे लगता है शांता जी ज्यादा बता पाएंगे कि जो अभी नया जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड चल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है, जैसे स्कीम ऑफ डेवलपमेंट या प्रोग्रेस चल रहा है, उसमें तो किफायती लेबर की बड़ी गूंज रहती है, मांग रहती है और अंडर कवर सारा चीज चलता है। तो ये चीज देखना पड़ेगा। और एक और बात, क्या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं शहर में, क्या वो भी, उनसे भी मजदूरी कराई जा रही है क्या? आप जरा इसको ठीक से देखने की आवश्यकता है कि एक बच्चा 4 किलो जो है, छोटा छोटा बच्चा इतना ज्यादा बोझ लेके स्कूलों में जा रहा है, उस मजदूरी को क्या हम मजदूरी नहीं कहेंगे, शोषण नहीं कहेंगे, बच्चों पे प्रहार नहीं कहेंगे? क्योंकि जबकि नियत यहाँ ये है कि ये पढ़ें और ये अलग जाएं और इनको हजार्डस नॉन हजार्डस में उनको एम्प्लॉयबल नहीं करें। दरअसल मैं मानता हूं तमाम लोग यहाँ मेरे से सहमत होंगे कि जो एक चाइल्ड पॉलिसी है, चाहे एडोलेसेंट की पॉलिसी है, या मोटे तौर पर कहें तो पूरी यूथ की जो पॉलिसी है हिंदुस्तान में, बहुत उसमें कमी है। अगर कमी नहीं है तो एक और चीज बताता हूं मैं, थोड़ा सा पॉपुलिस्टिक लगेगा कि अगर उस कानून को ही, अगर उस चीज को देखें तो शायद जुकरबर्ग और सचिन तेंदुलकर नहीं होते, अगर पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो। ओके, डॉक्टर सिन्हा, अब सवाल ये आता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को अब दरकिनार भी रख देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास है। आप, क्योंकि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर एज ए चेयरमैन, आप लोग लगातार सिफारिश करते होंगे लेबर मिनिस्ट्री को, सरकार को करना चाहिए। आपका अनुभव क्या कहता है, क्यों नहीं हम इसको अबॉलिश कर पा रहे हैं इस पूरे मामले को?
क्यों, क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या है? ये तो दो चीज की जरूरत है। एक चीज तो सामाजिक तैयारी होना है जी। और समाज में एक कंसेंसस होना है कि हम बाल मजदूरी को हम नहीं विल नॉट टॉलरेट चाइल्ड लेबर। और वो आइडिया नहीं है। अब हमारे पास जब हम शॉप जाते हैं और देखते हैं बच्चों को काम कर रहे, तो हम शॉक नहीं होते, हैरान नहीं होते कि क्यों ये बच्चा यहाँ काम कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। अगर मान लीजिए वो शौक भी होता है, उसके पास विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है उसके पास? उस वातावरण में ऑप्शंस आती है। अगर वातावरण ही नहीं है, माहौल ही नहीं है हमारे देश में कि हम हैरान नहीं होते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं है, स्कूल बाहर है, काम कर रहे हैं, तो आप जो कहे विकल्प नहीं आती है। जैसे कि हमको ऐसे वी हैव टू परसीव कि हमारे जो लाइफ है और बाल मजदूरी के लाइफ दोनों मिलजुल कर है, वो वहाँ कहीं दूर इनविजिबल नहीं है। चाइल्ड लेबर इज सो मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम आज एक कॉटन साड़ी पहन रहे हैं, इस साड़ी में जो कपास की काम हुई है, बिना बाल मजदूरी इस साड़ी नहीं बनती जी। और अगर हम खाकर इधर आए हैं खाने के लिए, बिना खेत मजदूरी, जहाँ बाल मजदूरी था, हमारे खाना नहीं मिलेगा जी। और ईंट जो हम हमारे बिल्डिंग्स बनाए हैं, वहाँ बिना बाल मजदूरी वो भी नहीं होगा। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज बाल मजदूरी के ऊपर आधार है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और हमारे देश में जो समाज में है, वो लोग जानना चाहिए कि अपना पेट की सवाल, अपना पूरा whatever we are, we owe it to children. ओके, कैलाश सत्यार्थी साहब, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलिए मान लीजिए अगर आपने उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई भी किया है, बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है चाइल्ड लेबर हैं। मेरे पास वो फिगर्स मौजूद हैं। 60,000 बच्चे ग्लास और चूड़ी उद्योग में हैं, 2 लाख बच्चे माचिस उद्योग में लगे हुए हैं, 4,20,000 बच्चे कारपेट उद्योग में लगे हुए हैं, 50,000 ताला बनाने के उद्योग में लगे हैं। घरेलू नौकरों की हम बात करें, ढाबों में काम करने वाले छोटू जिसे कहकर हम पुकारते हैं, उनकी बात करें, यानी एक तरह से आपको मालूम है सर कि इस देश में कहां कहां बाल मजदूरी हो रही है। बुनियादी तौर पे जो आपने कहा कि एक बहुत बड़ी स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इसमें क्या खामियां आपको नजर आती है? देखिए, तो राइट, आई विल कम टू यू। इस स्कीम से पहले बात करने से पहले फिर मैं एक बार वापस जाना चाहूँगा एक तथ्य की तरफ कि दिल्ली में सरकार की मदद से बचपन बचाओ आंदोलन ने, हम लोगों ने पिछले साल 1100 से ज़्यादा बाल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। राइट। लेकिन हम लोगों को ये जान के हैरानी हुई कि 750 से अधिक जो बच्चे थे वो अपने अपने जिलों में या गाँव में स्कूल में एनरोल थे, वो पढ़ रहे थे। उनके नाम पर मिड डे मील भी जा रहा था जी, उनके नाम पर सारी सुविधाएं थी, लेकिन वो बच्चे दिल्ली में ट्रैफिक करके लाए गए और बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। दिल्ली सरकार के आंकड़ों में या उनके अपने आंकड़ों में ये बच्चे एक तरीके से नोवेयर चिल्ड्रन थे, इनका कहीं कोई जिक्र नहीं था, ना तो बंधुआ या बाल मजदूर की तरह जिक्र था और ना ही स्कूल में जिक्र था। लेकिन सरकार के आंकड़ों के एनरोलमेंट रेशियो की ये शोभा बढ़ा रहे। हाँ जी, शोभा बढ़ा रहे थे कि बहुत बढ़िया एनरोलमेंट है। और कहीं कहीं तो हमने देखा कि एक गांव में कुल 100 बच्चे हैं और 125 लोग एनरोल हैं बच्चे वहां पर। मतलब आप तो 100% की बात कर रहे हैं, 125% भी कहीं कहीं एनरोलमेंट रेट है। लेकिन अब दोबारा से इस पे आए, देखिए स्कीम एक तो बहुत ही ज्यादा खाना पूरी के लिए बहुत छोटी स्कीम है। इसमें ना तो सारे बच्चे कवर होते हैं और ना ही उतनी इच्छा शक्ति के साथ बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरी बात यह है कि कई मामलों में हमने देखा कि जो बच्चे बंधुआ मजदूरी या बाल मजदूरी से मुक्त हुए हैं उनको तो आज तक कभी भी इस स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ, और जिन बच्चों को इस स्कीम के अंतर्गत फायदा हुआ है वो कभी बाल मजदूर थे ही नहीं जी। तो जो बाल मजदूर असली हैं और जो स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित बच्चे हैं, उन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा गैप है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान है, इसमें बच्चों के स्पेशल एजुकेशन का कई तरह की सुविधाएं हैं। हैं। तो सरपंच को, पंच को, मास्टर को, हेडमास्टर को, सबको लगता है कि इस बच्चे इसका लाभ उठाया जा सके तो उठा लिया जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स के बच्चे उसमें देखे गए कि उस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जिनका बाल मजदूरी से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो गड़बड़ है, ये भी एक बड़ी भारी गड़बड़ थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि अब एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सरकार को बहुत ज्यादा बच्चों से डील करना होगा। पहले अगर मान लीजिए कि 80 लाख या 70 लाख में से केवल
कुल 8 लाख बच्चों को ही वो लोग इसमें सुविधा पहुंचा पाए हैं। तो अगर अब पूरी तरीके से बाल मजदूरी प्रतिबंधित हो गई है तो इस स्कीम को पूरी तरीके से बदलना होगा, क्योंकि तब जिस अनुपात में बच्चे मुक्त होकर आने की संभावना थी वो अनुपात कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे 14 साल तक के अब बाल मजदूरी से मुक्त होंगे तो उनकी शिक्षा का, उनके पुनर्वास की जरूरत के लिए प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी बात है कि 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए विशेष आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। उनको उसी स्कीम के अंतर्गत आप नहीं धकेल सकते हो जिस स्कीम के अंतर्गत 6-7 साल के 8 साल के वहां वोकेशनल ट्रेनिंग का एज में आके आप उनको ABCD या 1 2 3 4 नहीं सिखा सकते, आपको उनकी आजीविका के संसाधन वो सब जोड़ा के करना पड़ेगा आपको, और वो सुविधा जब तक सरकार और ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग सरकार के साथ लगातार बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आशा करता हूं कि इस कानून को पारित करने के साथ ही इस विषय पर भी सरकार गंभीरता से मैं आई विल कम टू यू मैन। आमोद कंठ साहब, बुनियादी तौर पे हम देख रहे हैं कि कितने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डील करती हैं बच्चों से, आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आपका लेबर मिनिस्ट्री। ये जो चाइल्ड लेबर सब्जेक्ट है लेबर मिनिस्ट्री के तहत आता है, और बच्चों के कल्याण का सारा जिम्मा जो है वो चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास है। इन दोनों मिनिस्ट्री में कुछ कोऑर्डिनेशन है? मैं समझता हूं कि आपने एकदम सही जगह पे नब्ज पे डाला है आपने उंगली अपनी। देखिए, यही समस्या चल रही है अभी। ये इसकी चर्चा कैलाश भाई हम दोनों पार्टिसिपेट करते रहे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से बनी हुई है कुछ, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, जिसमें और लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का बुनियादी कानून देश में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 है, उसमें भी चाइल्ड लेबर डिफाइंड है, मतलब स्ट्रीट एंड वर्किंग चाइल्ड का डेफिनेशन वहां पे है, वो 18 साल तक है। और उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी 18 साल तक की। और देखिए, इसमें एक और बात है कि उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम नहीं बनी है। छोटे बच्चों के लिए ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, और सर्व शिक्षा अभियान एक अलग से है बना हुआ, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत है। तो ये तमाम जो जितने अलग अलग जो स्कीम्स बने हुए हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम आपकी HRD मिनिस्ट्री चलाती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आपकी लेबर मिनिस्ट्री चलाती है। हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात है कि बच्चों को आप विभाजित न करें जी, बच्चे को तोड़े नहीं टुकड़ों में आप। ये तमाम बच्चे वही हैं, वो बच्चे जो ट्रैफिक हो रहे हैं, वो बच्चे जो 60,000 हर साल खो जाते हैं, वो बच्चे जिनको अभी नोवे चिल्ड्रन कहा कैलाश भाई ने, ये तमाम बच्चे एक ही ढंग के बच्चे हैं जिनकी संख्या 2-3-4 करोड़ के आसपास है। इन तमाम बच्चों को सारे मिनिस्ट्रीज को मिल करके अलग अलग डायरेक्शन से उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि पूरे देश के लिए एक मुहिम के समान एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इनको डील किया जाए। चलिए, तो सच्ची बात यह है कि जहाँ रहनुमा ज्यादा होते हैं वहां दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ तो 3-4 रहनुमा दिख रहे हैं अलग अलग मंत्रालयों के रूप में। कॉन्वर्जेंस जो एक शब्द है उसका इस्तेमाल ग्राउंड पे लाना चाहिए, और तमाम कानूनों और स्कीम्स के माध्यम से इन बच्चों को कवर करने की कोशिश करें। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा सतीश के सिंह साहब, कि हम सही आंकड़ा अपनाने से क्यों दूर भागते हैं। बात गरीबी की हो या बाल मजदूरी की हो, जब गरीबी की बात आती है तमाम आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। कई समिति आपने अपने विचार रखती है, लेकिन सरकार सही आंकड़ा अपनाने से घबराती है। इसके पीछे क्या वजह है, मैं अपने मेहमानों से यह समझने की कोशिश करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बाल मजदूरी को लेकर, और जिस तरह की बातें यहां पर निकल कर आ रही, हमारे मेहमान जिस तरह की बातें यहां पर कर रहे हैं, अभी समय है हमारे पास कि इन बच्चों के भविष्य को अगर हम सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत बाल मजदूरी से मुक्त देश कहलाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है राजनीतिक सहभागिता और निजी सहभागिता, हर व्यक्ति की सहभागिता, ताकि हम मिलजुल कर इस बीड़े को उठाएं कि इस देश को बाल मजदूरी के दंश से हम दूर करेंगे। सतीश के सिंह साहब, आपने देखा कि कई मंत्रालय डील कर रहे हैं बच्चों और महिलाओं से, लेकिन जब बात आती है समन्वय की, जब बात आती है संवाद की, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर है। उसके भी अंतर्निहित है ये कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि सारे मिनिस्ट्री जो है कंट्रोल करना चाहती है। ये भी एक पावर गेम है कि सारी चीजों को विभाजित रखो और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाओ।
जो आप कह रहे थे कि आंकड़े क्यों ऐसे होते हैं, कुछ आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय रूप से चमकाने के लिए होते हैं, कुछ छुपाने के लिए होते हैं। इस देश के का दुर्भाग्य है कि अभी पर कैपिटा इनकम या गरीबी रेखा क्या हो इसी को डिसाइड नहीं कर पाई है, तो ये चाइल्ड लेबर कहां से पता लगा पाएगी। आप अंतर विरोध दे सकते हैं क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो चिंता है वो ये है कि अगर आज के दिन में आजीविका भी छीन ली जाए और उसके जगह बच्चों को आप कुछ दो भी ना और वो भूखमरी के शिकार हो, तो इस गैप को कौन फिल करेगा, इसको कौन पूरा करेगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी चीज, अगर माहौल ठीक रहता है, जब इरादा ठीक रहता है और जब काम जमीन पे दिखता है, तो आपको ये भी पता होगा कि आप बाल मजदूरी की छोड़िए, पंजाब हरियाणा की कम से कम जरूर हम कह सकते हैं कि वहां जो बिहार से जो लेबर आते थे उन लेबर्स की आज यहां भारी कमी हो गई है, क्योंकि सब वापस चले गए वहां, क्योंकि शायद उनको महात्मा गांधी योजना में पैसा मिल रहा था नहीं, और वो नहीं मिल रहा था तो हाँ शायद उनको अपने जमीन पे काम मिलने लग गया। तो चाइल्ड लेबर एक फोर्स सिचुएशन है, उसी तरह से एक लेबर माइग्रेशन भी एक फोर्स सिचुएशन है। आप ओवरऑल माहौल को बदलो, चीजें बदलती हैं। और अंतिम बात एक और मैं कहना चाह रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, जीविकोपार्जन से अगर आप अपने एजुकेशन को, हुनर के कुछ चीजों को नहीं जोड़ेंगे तो आप एक अजीब तरह की समाज में अपंगता और एक शिक्षा का जो नया डिवाइड है, नॉलेज डिवाइड है या डिजिटल डिवाइड जिसको आप कह रहे हो, वो पैदा करोगे, वो ज्यादा खतरनाक। लेकिन सतीश के सिंह, अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की हम बात करें, कम से कम इन्होंने काफी फोकस इस समय स्किल डेवलपमेंट को दिया। और इस बार का अगर हम बजट भी देखें, समथिंग 12,000 करोड़ रुपया, और एक आप ये खुद मान रहे कि मुझे 18 करोड़ बच्चों को स्किल डेवलप करना है अगले 20 सालों में, ताकि मार्केट इंडस्ट्री को हम उस तरह के, जिस तरह की उनकी डिमांड है, हम उस तरह के लोग उनको दे पाए। तो मुझे लगता है कम से कम ये विजन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। डॉक्टर सिन्हा, अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए, मैं अब फिर आंकड़ेबाजी में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर उसमें हमारी बहस फंस जाएगी, बिकॉज आपके पास कोई लीगल पावर, बिकॉज आप कमीशन की चेयरमैन हैं, कोई फाइनेंशियल पावर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या आप सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी हैं, या आपको लगता है आपके पास ये पावर है? मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिकॉज ज्यादातर जो कमीशन हैं मैंने देखा उनके पास इस तरह की पावर्स नहीं है, वो सिफारिशी संस्थान बन के रह गए। हमको लगता है कि सिर्फ सिफारिशी, आई डोंट लाइक इट। आई मीन सिफारिशी का काम नहीं, सिफारिशी करने में भी अधिकार है और अथॉरिटी है। अगर हम हमारे सिफारिश अगर नहीं सुने तो हम उनको समन कर सकते हैं, और उसको, उस बात को भी अगर नहीं सुने तो वजह देना है, कारण देना है कि क्यों हमारे बात वो नहीं सुन रहे हैं, क्या हम बताएं। अगर if we make a recommendation, if they don't accept it, they have to give an explanation for not accepting a recommendation. आपसे ये सवाल पूछा, and we can as a commission chairman, हमारे कमीशन की आदेश पर जो कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा कि इस साल में 1100 बाल मजदूर को दिल्ली में निकाले, इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली एक्शन प्लान नेशनल कमीशन ने किया था और उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने accept किया, and I think that is an important work that we did. We gave a huge advice and recommendation. मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, जब मुझे ये फिगर दिखती है कि आंध्र प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा चाइल्ड लेबर है और वहां पर प्रोसिक्यूशन की स्थिति 2010 में केवल 74 प्रोसिक्यूशन आते हैं और 2011 का आंकड़ा नील हो, तब आपको नहीं लगता, आपको दुख नहीं होता कि इस देश में हो क्या रहा है? जरूर दुख होता, क्यों नहीं होता? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो आपके राइट्स क्या, क्यों आप बुला के स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कह सकती हैं? We are not a kangaroo country with a kangaroo court. Every institution has a role to play. I cannot become an MP. I cannot become an IAS officer. I cannot become a judge. But as a commission chairman, ma'am, आपको ये स्टेट गवर्नमेंट को तलब, आप इसके लेबर मिनिस्टर को तलब नहीं कर सकते। हमको कभी नहीं लगा कि हमारे जो अथॉरिटी है वो कम है, क्योंकि हमारे अथॉरिटी है जो 2.5 लाख चिल्ड्रन कपास के लिए फ्रॉम डूंगरपुर राजस्थान से गुजरात जा रहे थे, हम इतना सिस्टमैटिकली फॉलो अप किए, एंड क्योंकि हमारे बात सुने, अब वहां है स्टिल बाल मजदूर है, लेकिन फ्रॉम 2.5 लाख they've reduced to 25,000. Okay. In that case. अगर उत्तर प्रदेश में, मैम, say that the commission has no power, you are actually undermining the commission. मैं आपके चेयरमैन, you cannot undermine a commission. No, I'm not undermining the commission.
I'm just I'm not telling you undermining have the commission, to- ma'am. you That my have- question commission is- has Okay, power, I and agree. recommendation is a very important power I that agree. it has. I agree. It's not an NGO Suppose an giving a- example of Uttar Pradesh Right. in front of you. Right. See, we have more than 19 lakh children, child labor there, and prosecution for 2010 is 356, and 2011. So who is to be, the accountability कौन करना है? Labor department should be held accountable. अगर वो And लेबर the उसको police अकाउंटेबल department should कौन be- बनाएगा मैम? That we have to do. Right. We are doing it. But to say that I become a labor department, I'm sorry. I कैलाश cannot. सत्यार्थी साहब, ये फिगर्स मेरे पास है, मैंने आपको बताया जहां 19 लाख से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, वहां प्रोसिक्यूशन का आंकड़ा 356, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और 2011 में नील। ये 27 अगस्त यानी अब से 2 दिन पहले का ये आंकड़ा जी। है, लेटेस्ट आंकड़ा है बिल्कुल। जी, आप देखें कि सारा मामला जवाबदेही का मामला है जी। कि जो सरकारी अफसर इसी बात के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनकी तनख्वाहें हम लोगों की, जनता की गाड़ी कमाई में से जा रही हैं, और वो अधिकारी या तो मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत से चल रहा है, या उनकी अनदेखी से चल रहा है, या कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अन्यथा आपको मालूम है कि इतने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि यहां पर काम कर रहे हैं, इसके बाद उनकी मुक्ति, उनका पुनर्वास, उनकी शिक्षा, अगर ये बड़ी बातें भी हैं तो कम से कम प्रोसिक्यूशन तो बहुत आसान बात है जो हो सकती है, कम से कम कन्विक्शन उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो सकती है, वो नहीं हो रही है। ये तय है कि कमीशन को हाई कोर्ट ने कई बार एम्पावर किया और कहा कि नहीं, मेरा कमीशन ये इस पर कह रहा है कुछ कि करे। कमीशन को इतना एम्पावर्ड करिए कि उनके पास लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर्स हों कि वो किसी को भी तलब कर सके। नहीं, अगर आपने कोई कमीशन बनाया, उसको एम्पावर्ड बनाइए। लेकिन जिस कानून के अंतर्गत ये कमीशन बना है, वो कानून उसको इतना एम्पावर नहीं करता। राइट। लेकिन जितना उनके पास पावर है, उसके हिसाब से तो वो जो अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं। नहीं, मैंने इस कमीशन पे सवाल नहीं उठाया। मैं बड़े अच्छे मन से ये कहना चाह रहा था कि आप कोई भी कमीशन बना रहे हैं, उसको एम्पावर्ड करिए ताकि उसकी एम्पावरमेंट दिखे। राइट। कमीशन क्या देखो, होता है? अगर उसी तंत्र के अंतर्गत ये सारे कमीशन बने हुए हैं, उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये कमीशन बनते हैं, तो बहुत ज्यादा उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। ओके। मैं कहता हूं कि उच्चतम स्तर पर राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए, तब जाके कमीशन या कोई भी चीज काम कर सकता है। आमोद खान साहब, देखिए, एक तो नेशनल कमीशन की चर्चा शांता जी ने की। जी। मैं कहना चाहूंगा कि स्टेट कमीशंस भी होते हैं, और सच पूछे तो बिल्कुल। नेशनल कमीशन से ज्यादा स्टेट कमीशन इंपॉर्टेंट होते हैं, Right. क्योंकि वो सीधे तौर और पर हर deal स्टेट कर में सकते हैं। मुझे लगता है कि हर स्टेट में आपके नहीं, कमीशन। वही मैं कह रहा हूं। जैसे दिल्ली में मैं चेयरमैन रहा स्टेट कमीशन का, और यहाँ पे हमारे पास 14,000 प्रोसीडिंग्स थे। जी। ये बहुत बड़ी संख्या प्रोसीडिंग्स थे, और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक रहा। एक मोटी बात मैं कहना चाहूंगा कि 1986 के कानून के समान हमारा 2086 के कानून के समान अगर ये जो नया कानून भी है खराब ना हो जाए, 2012 का कानून, इसके लिए जो तंत्र है यहाँ पे, तंत्र का मतलब स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशंस, लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये तमाम बॉडीज जो बनी हुई हैं अलग अलग कानूनों के अंतर्गत, जिनका ये काम है कि इस कानून को लागू कराएं, मैं समझता हूं कि उनको एक्टिवेट करना चाहिए। अभी तक सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी। लेबर डिपार्टमेंट मानती थी कि ये उनका कानून है। ये बहुत ही बेकार की बात है। कोई किसी का कानून नहीं होता है। ये कानून जब होते हैं तो हर डिपार्टमेंट को उसको लागू करना पड़ता Okay. है। अब ये मानने की बात होगी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लोग, लेबर डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस के लोग, कमीशंस के लोग, Right. ये तमाम लोग मिल करके इस कानून को लागू करने की कोशिश करें। ओके, तो लागू होगा। बिल्कुल। सतीश के सिंह साहब, मेरे पास 30 सेकंड है। हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम? आप मुझे लगता है देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना, एक चाइल्ड या यूथ पॉलिसी, एक सामाजिक सिक्योरिटी की पॉलिसी, जीविकोपार्जन की पॉलिसी, इनमें जब तक आप सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो मोटे तौर पर जो आजकल चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम रखना है और ताकि मुनाफा ज्यादा बढ़े, तो वैसे में स्थितियां इस तरह की होंगी। डॉक्टर सिन्हा, किस तरह की रिकमेंडेशन आपकी है ताकि हम चाइल्ड लेबर को अबॉलिश कर सकें? हमको लगता है कि लेबर डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट और ज्यादा जोर होना चाहिए, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एनफोर्समेंट के ऊपर दबाव रखना चाहिए, स्कूल्स को बंद करना चाहिए, एंड फोकस ऑन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। सेकेंडली, डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो है ग्राम पंचायत को और भी मजबूत करना चाहिए कि उनको बच्चों के नाम से वास्ता है, आंकड़े से नहीं। तो ग्राम पंचायत की तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे हैव टू प्ले। आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनफोर्समेंट एंड डॉक्टर सिन्हा, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश के सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आमोदकंद साहब, कैलाश सत्यार्थी साहब, आपने महत्वपूर्ण बातें यहां पर रखी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जो कुछ बुनियादी सवाल आए हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, खासकर चाइल्ड लेबर से निपटने के लिए इस देश को जरूरत है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करना होगा और साथ ही साथ पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बुनियादी बात, इस मर्ज की दवा हम तभी खोज सकते हैं जब मर्ज का सही आंकड़ा हमारे पास मौजूद हो। अगर वो आंकड़ा है तो सरकार को उसको अपनाने से हिचक नहीं होनी चाहिए और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कम से कम अब तेजी से आगे आना होगा ताकि इस देश को बाल मजदूरी के दंश से दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का लोकमंच देखने का।